Hello, my name is Saloni Shukla. Hello, my name is Ruchika Pedalar. Hello, my name is Piyush Bangar. Hello, my name is Jatin Patel. We are MBA professionals from the Tamilki Institute of Management Studies, and we are here to have a conversation with one of the most emerging proprietor from NK Designers Hub, Mr. Nikhil Bensiani. Hi, Nikhil. Hi. Hi, Nikhil. Hi. Hello. Hello, sir. Hello, sir. निखिल, जैसे आपने देखा कि आपका बिजनेस बहुत वेल एस्टेब्लिश है। हम आपके पूरे शॉप में विजिट किया हमने, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। हमने बहुत सारी वैरायटीज देखी। तो आपको ये जो बिजनेस आइडिया था, ये कहाँ से आया? मतलब मोटिवेशन क्या था इसके पीछे, या कोई पैशन था आपका जो आपने फॉलो किया? ये मेरा ऐसा पैशन था कि मेरे को बचपन से ही कपड़े पहनने का बहुत शौक था और कपड़े पहनने का शौक था और लोगों को भी अच्छे-अच्छे ड्रेसेस सिल के देने का शौक था। तो मैं बहुत सारे टेलर्स के पास गया, वो उसने बरोबर मेरे को स्टिचिंग नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो उसके कारण ये पैशन में मैंने बनाना चालू किया। खुद के लिए पहले बनाया, फिर अपने फ्रेंड्स के लिए बनाया, फिर धीरे-धीरे करके आगे ऐसी कहानी बढ़ी। ओके, तो आपका ये स्किल आपने कहीं से सीखा है या खुद ही प्रैक्टिस करते-करते आपको आई है? मैं पहले 2-3 जगह शॉप में काम किया हूँ, टेलरिंग शॉप में इधर-उधर, तो वहाँ पे से मैंने ये सीखा है पूरा। ओके, तो ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छोटी शुरुआत लगती है। तो ये आपकी जो छोटी-सी शुरुआत थी, ये कहाँ से हुई? ये मेरी छोटी-सी शुरुआत हुई थी एलआईजी क्वार्टर में हमारा कारखाना चालू किए थे हमने पहले। ओके। 2 बार फेलियर भी आया उसमें। हुँ। स्टार्टिंग की है हमने, तो पहले बनाए, फैब्रिक लाए, सब किए, फिर वो उतना एस्टेब्लिश नहीं हो पाया हमारा बिज़नेस। पर फिर उसके बाद वापस बंद किया। फिर मैंने सब जगह जाके अलग-अलग जाके सीखा, लोगों के यहाँ जाके अलग-अलग जाके सीखा कि कैसे सेल्स होती है, क्योंकि मैंने तो एक ही जगह से सीखा था। मेरे को वहीं का ही दिमाग था कि वहीं पे जो होता है वही होता है। और मैं 6 जगह और काम किया, फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि सबका दिमाग अलग-अलग रहता है, कितना फिनिशिंग चाहिए इसमें, कितना फिटिंग का प्रिपरेशन चाहिए, कितना कस्टमर से कन्वर्सेशन चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैंने किया हूँ पहले। ओके, तो ये आपने किस साल में इस चीज़ की शुरुआत की थी? ये मैं 2016 में स्टार्ट किया था। बर्डी में शॉप डाली थी मैंने पहले। एकदम छोटी-सी शॉप थी, अराउंड होंगी 150 स्क्वायर फीट की। ओके। वहाँ से स्टार्टिंग किया था मैंने पहले। ऑल्ट्रेशन की दुकान डाली थी मैंने वहाँ पे कि वहाँ पे बर्डी में 4-5 जन हैं जो ऑल्ट्रेशन मास्टर नहीं रखते हैं, तो मैं उनके मतलब उनकी शॉप से मेरे पास लोग आते थे और मैं उनको ऑल्ट्रेशन करके दे देता था। तो मतलब तब से अब तक की जर्नी आपकी कैसी रही? मतलब अगर आप एक 10 की स्केल में अपने आप को रेट करना चाहेंगे, हुँ। तो कहाँ रेट करेंगे आप अपने आप अभी तो 8 तक हो गया है मेरा। को? अभी आगे 10 नहीं, मैं 100 तक जाना चाहता हूँ उसमें, रेटिंग में। दैट्स इम्प्रेसिव निखिल। और मेरा ये सवाल था कि अगर आपने मतलब अपनी जो करियर की शुरुआत की है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी भी होगी। हाँ। जैसे होता है, बहुत लोग धंधे से ही सीखते हैं। तो आपने अपने बिज़नेस से क्या सीखा? सर्टिफाइड होके जाना चाहिए। बहुत सारी शॉप में देखा होगा आपने, वहाँ की चीज़ें अच्छी है, पर बात करने का लोगों का तरीका अच्छा नहीं है। इसके लिए हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कम रेट में भी देंगे तो नहीं जाएँगे। मेन मोटिव रहना चाहिए, कस्टमर सैटिस्फाइड होना चाहिए और उसको अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो मेन मोटिव मेरा वो है, और कस्टमर ही पैसे देने वाला है, तो कस्टमर को एकदम सैटिस्फाइड करके ही भेजना चाहिए। तो आपके चैलेंजेस जो भी आए हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक, तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? चैलेंजेस आए, उसको चैलेंजेस को हम देखते गए पहले क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, छोटे-छोटे चैलेंजेस आते थे कि पहले हम जॉब वर्क में बनवाते थे, अभी हम इन हाउस बनवा रहे हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दिए हैं। पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे कि मटेरियल में, इसमें वगैरह जो भी उसके अंदर स्टिचिंग में लगता है, तो वो सब चीज़ें हटा दी है हमने। क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे आप मटेरियल लगा रहे हो, जैसे टेलरिंग का काम है मेरा, तो मटेरियल लग रहा है उसमें, तो जैसे अराउंड शर्ट का मटेरियल आता है ₹30 का, तो आपको ₹40 का मटेरियल पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा अगर आप अच्छी क्वालिटी का। आप लो ना कस्टमर से पैसे, आपको कस्टमर देगा पैसे। तो इस हिसाब से मैं काम करता हूँ, जो क्वालिटी मेंटेन करना सबसे बेस्ट वो है। तो स्टार्टिंग में आपने कितने लोगों के साथ स्टार्ट किया ये? स्टार्टिंग में मेरे पास 3 ही लोग थे, 3 थे, 2 पैंट बनाने वाले थे, 1 शर्ट बनाने वाले थे। फिर धीरे-धीरे करके अभी मेरे पास 13-14 कारीगर हैं और बाहर में भी मेरा माल और जाता है जो घर पे ले जाके बनाते हैं तो। तो मेरे पास कम से कम नहीं तो भी 25 लोगों की टीम है यहाँ पे। आप अगर मेरे को कल भी बोलते होंगे, मतलब आज मॉर्निंग में दोगे ड्रेस, तो मैं आपको कल मॉर्निंग में पैंट शर्ट स्टिच करके दे सकता हूँ, सूट स्टिच करते हो, इतनी बड़ी टीम है मेरे पास अभी। आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? टारगेट ऑडियंस इन द मेंस ही है, पर बहुत सारे जो जीन्स वीन्स पहन के टंगा गए हैं, फिटिंग नहीं आ रही है, जीन्स में इचिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मेन बोलेंगे तो अभी
आप देख रहे होंगे धीरे धीरे जीन्स टी शर्ट वगैरह का क्रेज बहुत कम हो रहा है। अभी क्रेज आ रहा है फॉर्मल का। फॉर्मल फिटिंग में कपड़े पहनना लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मेन ऑडियंस मेल ही है और जो यंग जनरेशन है वो है। अ, जैसे कपड़ों मेल के लिए आपने रखे हैं, तो हाँ। लेडीज भी आती होंगी कपड़े देख के कि उनको भी पसंद आते होंगे, तो वैसे बनाते हैं लोग बहुत सारे लेडीज लोग आते हैं, मेरी दीदी है नीचे में ही। बहुत सारे क्या होता है हमारे जो मेंस का है, लेडीज में क्या होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी गिराते हुए जाते हैं, हमारे इसमें मेंस में प्रोडक्ट की क्वालिटी अप होती है। मतलब क्वालिटी में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जेंट्स। जेंट्स क्योंकि एक ही बार नहीं पहनता है, लेडीज एक ही बार पहन लेती है और फिर बाद में रख देती है, और जेंट्स उसको कंटिन्यू पहनते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी लेडीज है जो यूनिक आइटम मिलना चाहिए, तो वो हमारे पास से लेके जाती है। और हम लेडीज का भी ब्लेजर्स हो गया, सूट हो गया, वो भी स्टिचिंग करके देते हैं। जैसे कोई कंपनी हो गई, कंपनी के भी ऑर्डर्स लेते हैं। जैसे आर्य कार का लिया हूँ मैंने ऑर्डर, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके ऑर्डर लिया हूँ मैंने। अच्छा, अभी जैसे आपके पास आपने पहले स्टार्ट किया था पैंट और शर्ट से, हम्म। अभी आपके पास आपकी रेंज क्या क्या है? आप मतलब अभी क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? अभी मेरा मैन्युफैक्चरिंग तो खाली कुर्ता ही हो रहा है। मेन कुर्ता मैं इसके लिए बनाता हूँ कि अपने पास कस्टमर विजिबिलिटी ज्यादा बढ़े। मेरा टारगेट रहता है कुर्ता बनाने का, मतलब 15,000 कुर्ते। मतलब बारिश में हमारा रहता है सिलेक्ट सीजन, तो हम लोग 15,000 कुर्ते बना के रखते हैं। और 15,000 कुर्ते बनाने के बाद वो दिवाली में बेचते हैं, और उसमें 200 रुपए से कुर्ता स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। और ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। अभी हम धीरे धीरे ऑनलाइन बेसिस पे भी जाना चालू किए हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, और इंस्टाग्राम पेज पे बूस्टिंग करके भी जाना हमारा चालू है। अभी धीरे धीरे करके अभी ऑर्डर रिसेंटली आना चालू है वहां से भी। अभी आपने जैसे बोला कि आपका टारगेट रहता है कि जो 15,000 आप जो कुर्ते बनाते हो हाँ। दिवाली तक आपके बिक जाए, दिख जाए। लेकिन इसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हो कि आप मतलब इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हो ताकि कस्टमर्स तक पहुंचे आपको? जैसे भी हम लोग पहले स्टार्टिंग से रेंज बनाते हैं, जैसे कुर्ता हो गया, गणपति में आप देखोगे फेस्टिवल है, तो उसमें कम रेट के कुर्ते चलते हैं, 200 रुपए 300 रुपए। मंडल वाले आते हैं, कोई 100 कुर्ते लेके जाता है, कोई 200 कुर्ते लेके जाता है, कोई 20 कुर्ते लेके जाता है। तो वहां से स्टार्टिंग करते हैं। वहां से स्टार्टिंग करने के बाद हम धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं। और हम लोग गणपति में हैं तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं हर मंडल में, और मेटा एड्स चलाते हैं, और एडग्रीदी करके उस पर एड चलाते हैं। इंस्टाग्राम बूस्ट करते हैं, व्हाट्सअप बूस्ट करते हैं। उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक ग्रिप पकड़ के चलते हैं कि भैया गणपति से जो चालू हुआ है अपना बिजनेस, तो गणपति में अगर मैंने 3,000 कुर्ते बेच दिए हो, तो दिवाली तक आते आते मेरे 10,000 कुर्ते चले जाना चाहिए। अभी आप जैसे बोले कि आप ऑनलाइन लेके गए हो अपने बिजनेस, तो इसका आइडिया आपको कहाँ से जनरेट हुआ कि ऑफलाइन से एकदम सडनली ऑनलाइन पे कन्वर्ट हो जाए? आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है ई कॉमर्स बिजनेस का। ई कॉमर्स बिजनेस बहुत चल रहा है, तो हम देखे कि ई कॉमर्स बिजनेस चल रहा है, तो ये समझ में नहीं आया पहले। हम दो तीन दोस्तों से मिले पहले कि फिर ई कॉमर्स बिजनेस जो कर रहे हैं, फिर हमने मेटा चलाई पूरे इंडिया में। फिर मेटा चलाने के बाद तो हमने व्हाट्सएप में ही ऑर्डर लिए। बहुत सारे फेजिंग आए उसमें कि कस्टमर 100 रुपीज हम पहले डिलीवरी प्री डिलीवरी चार्ज लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे फेसेस है कि प्री डिलीवरी कोई नहीं करता है, किसी को भरोसा नहीं होता है। तो हमने बहुत सारे उसमें कीवर्ड्स बनाए कि आप हमारे पास आइए, देखिए हमारा जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, हमारी यहाँ पे शॉप है, ये है। क्योंकि क्या होता है, मैं नागपुर में वर्धमान नगर में बैठा हूँ, तो वर्धमान नगर में बहुत हो गया 15,000 लोग होंगे, 10,000 लोग होंगे जो कुर्ता पे थे। वो जरूरी नहीं है मेरे से ही ले। और एक्चुअली क्या होता है, मेरे कुर्ते एकदम यूनिक ही रहते हैं, तो सब मेरे से लेते हैं, तो वहां पे वो सेम सेम होता है। तो लोगों को लगता है कि सेम कुर्ता नहीं पहनना चाहिए, इसके लिए वो दूसरी जगह जाते हैं। अगर मैं ऑल ओवर इंडिया बेचूंगा मेरे 10,000 कुर्ते, इतनी पब्लिक है, तो वो तो ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे मेरे कुर्ते। अभी जैसे मैं एंटर कर रहा था आपकी शॉप में, तो हाँ। मैंने आपके बोर्ड पे देखा कि आपके पास 200 से लेकर 2,500 तक के रेंज के कुर्ते हैं। बिल्कुल। तो आप ये जो मटेरियल का जो कॉस्ट है, ये आप कैसे एडजस्ट करते एक्चुअली ऐसा होता है, जो बल्क में जब बात आती है वहां पे कॉस्ट कटिंग हो जाती है पूरी। ये जो मेरा दूसरा ये बिजनेस है, बाकी जो मैंने वो कस्टमाइज करके देते हैं, वो चीज एक अलग हो गई है, और ये चीज एक अलग हो गई है। इसमें कैसा बल्क चलता है। मैंने अभी इन प्रेजेंट एक कपड़ा लिया था, ये पूरा आता है सूरत से। तो सूरत में जाके मैंने वो कपड़ा खुद डाई करवाया, जो कलर करवाना है 20 कलर मैंने रेडी करवाया उसमें। तो उस टाइप का रहता है। मतलब परचेसिंग पावर इसमें बहुत मैटर करती है कि कितना बल्क में उठा रहे हो और कितना बल्क में आप बना रहे हो, उसके बेंड पे हम करते हैं काम। तो जैसे आपने कहा कि आपके प्राइस रेंज 200 से 2,500 के बीच में है, तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? प्रॉफिट मार्जिन उसमें ज्यादा नहीं रहता है, जैसे 200 वाला कुर्ता है उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत होगा 20% रहता है प्रॉफिट मार्जिन। तो हम लोग बेसिकली वो प्रॉफिट मार्जिन के लिए काम नहीं करते हैं। वो एक हमारे दुकान में कस्टमर आ जाए, फिर 400 वाला कुर्ता है, 500 वाला कुर्ता है, 1,000 वाला कुर्ता है, 2,000 वाला है, 2,500, उसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन निकलता है। इसमें तो कॉस्टिंग ही महंगी पड़ती है। मतलब शॉप पे खाली लाने के लिए विजन रहता है हमारा कि कस्टमर हमारे शॉप पे है और हमारे शॉप विजिट करके एक बार देखिए।
तो जैसे आपने बताया था कि आपने लॉसेस भी इनकर किए हैं बहुत सारे, तो उससे आपने ओवरकम कैसे किया? लॉसेस इन द सेंस मेरे लॉसेस हुए, डेड स्टॉक रहता था, डेड स्टॉक ज्यादा माल बना लो, बहुत सारी चीजें रहती है, आप अपने हाथ से ही अपने लॉसेस करते हो, तो सब सोच समझ के करना पड़ता है बाद में। बहुत सारी चीजें रहती है, मैंने कुर्ते पहले 10,000 बना लिए थे, तो 10,000 एक ही वेरायटी में बना लिए थे, तो ये चीज 10,000 तो बेचना ही है हमारे को, एंड ऑफ द डे 10,000 तो बेचना ही है, पर 10,000 को अपन ने डिवाइडेशन कर दिए है, 200 वाले कुछ बनाए हैं, 400 वाले कुछ बनाए, 600 वाले कुछ बनाए, 800 वाले कुछ बनाए, 1,000 वाले कुछ बनाए, 1500 2,000 ऐसे हमने वो कर दिए है उसमें। तो जैसे आपने अभी ऑफलाइन से ऑनलाइन मार्केटिंग में एंटर किया है, तो उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस को कैसे एक्सपांड करने वाले हो? एक्चुअली मेरा विजन तो अभी है 100 करोड़ रुपए तक जाने का, अभी 2-3 करोड़ रुपए की सेल है मेरी अभी, तो अभी मेरा विजन है 100 करोड़ रुपए तक जाने का। तो इसके लिए मेरे को ऑनलाइन की ताकत करना पड़ेंगे। यहाँ पे वर्धमान नगर में ही है अपना, बाजू से भी आजू बाजू से भी लोग आते हैं मेरे, जैसे कुई हो गया, मांडड़ हो गया, रामटेक हो गया, आजू बाजू से भी बहुत लोग आ रहे हैं, पर मेरे को इंडिया तक पूरा लेवल तक पहुंचना है, तो उसके लिए हम लोग अभी चालू है हमारा कि हम लोग कर रहे हैं अभी सोशल मीडिया का पूरा। तो सोशल मीडिया में हम फैब्रिक भी भेजेंगे, हम पीस बना के रखेंगे, उस पर मॉडलिंग कराएंगे, मॉडलिंग करा के आपको 34 से लेके 44 तक कोई भी साइज होना तो वो भी ऑर्डर कर सकते हो, और आप फैब्रिक भी ऑर्डर कर सकते हो। आपके शहर में कोई भी टेलर है या कोई भी है तो वह मेरे से फैब्रिक भी मंगा सकता है खाली, और स्टिच करके होना तो स्टिच करके भी मंगा सकता है, तो इस लेवल का स्पेंड करने का हमारा भी चालू है टारगेट। तो आप ऑनलाइन जो मार्केटिंग कर रहे हो उसमें आप इमेजेस यूज करते हैं या वीडियोस भी यूज करते हैं? वीडियोस भी यूज करते हैं, और वीडियोस वायरल होने के लिए खाली, प्रॉपर कस्टमर को क्वालिटी तब पता चलेगी जब रियल फोटो विजिट करेगा, या तो फोटो एकदम क्लियर रहेंगी, आप पूरा कस्टमर से ट्रांसफर रहोगे, तो उसके लिए आपको हर एक चीज उसमें मेंशन करनी रहती है, जैसे कपड़ा कौन सी क्वालिटी का है, उसके बाद में उसका काम क्या किया हुआ है, उसमें वर्क किया हुआ है, हैंड वर्क किया हुआ है, कट डालने का काम किया हुआ है, कितनी फिनिशिंग है, और आप कितना कपड़ा दे रहे हो, कितने साइज के लिए दे रहे हो, वो सब चीजें उसमें मेंशन करके आगे बढ़ना पड़ता है उसमें। अच्छा, अभी जैसे आपने बोले ऑनलाइन लेके जा रहे हो, अभी जैसे रील्स का बहुत ट्रेंड है कि जो रील वायरल हो रही है उसकी बिक्री मतलब विद इन अ सेकंड, विद इन अ डे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, व्यूज़ बढ़ जाते हैं। अब जैसे फेस्टिव सीज़न चल रहा है, अभी नवरात्र आने वाली है, तो आपने अपने मतलब इस शॉप के एडवर्टाइज़मेंट के लिए कोई स्पॉन्सरशिप दिए होंगे या किसी से कोलैबोरेट किए होंगे, ऐसा कुछ किया है क्या आपने? ऐसे बहुत सारी चीज किया हूँ मैंने, जैसे गरबा होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, कुर्ते कब लेंगे लोग, वर्कशॉप के पहले, मतलब गुरबा कुर्ता तो दिवाली में पहनेंगे, दिवाली में या नवरात्र में पहनेंगे, तो हमने जैसे हमारे यहाँ नागपुर में 3-4 क्लास है, उनसे हमने कोलैबोरेशन किया, वहाँ हमारे बैनर लगाए, बैनर पे बारकोड लगाए, किसी को लोकेशन से होना लोकेशन से, पोर्टर सर्विस अवेलेबल है हमारे यहाँ, तो ऐसे मार्केट स्ट्रेटेजी करते रहते हैं, थोड़े थोड़े मार्केट स्ट्रेटेजी में, जैसे अब रील बना के भी डालते हैं, और बहुत सारी चीजें चलती रहती है इसमें। अच्छा, अभी जैसे आपने बोले कि आपको ये इंडिया पूरे नेशनल लेवल पे मतलब आपका जो बिज़नेस है वो लेके जाना है। अब जैसे अभी आपने ऑनलाइन लेके गए हो, अभी अभी इनिशियल स्टेज पे आपको 5,000 ऑर्डर आएँगे, 10,000 ऑर्डर आएँगे, वो तो आप फुलफ़िल कर दोगे। लेकिन जब ये ऑर्डर्स की जो क्वांटिटी है, वो अगर लाख में हो जाएँगी, तो आप उसको कैसे मतलब वो करोगे, फुलफ़िल कैसे करोगे? फुलफिल का ऐसा है, पहले ही हम लोग इसके लिए बेस बना रहे हैं, हम लोग अभी ये एनके डिजाइनर हब है, तो एनके डिजाइनर हब बोले तो मतलब एक लोगों को लगता है कि डिजाइनिंग करके देंगे, तो फिर हम एक अलग ब्रांड लॉन्च करेंगे उसमें, और उतनी क्वांटिटी रखेंगे अपने। अभी जैसे मैंने अमेजोन पे डाला था, मतलब अमेजोन के बारे में सर्च किया था, तो उसमें क्या हो गया था कि जितने तुम्हारे पास क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी डालना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा वापस रिवर्स आएगा, तो मेरे पास क्वांटिटी कोई कोई चीज में नहीं है, तो वो फिर फोटो नहीं डालना पड़ेगा मेरे को, बहुत सारी चीजें हैं इसमें कि फोटोज नहीं डालना पड़ेगा, फिर वो हम प्रॉपर वे में जाएंगे, फिर एक बार हमारे को डिजिटल मार्केटिंग आ गया, सब आ गया, तो फिर हम प्रॉपर वे में एक ब्रांड बना के फिर उसको आगे बढ़ेंगे, और उतनी क्वांटिटी हमारे पास इन हाउस पड़ी रहना चाहिए, उस हिसाब से हम करेंगे काम। तो आपने जैसे बताया कि आपके पास 25 एम्प्लॉयज है, तो जैसे बल्क में अगर आपको ऑर्डर आता है तो आप उसको कॉर्पोरेट कैसे करते हो और मोटिवेट कैसे रखते हो आपके एम्प्लॉयज को? एक्चुअली मेरे इधर 40 ड्रेस रोज बनते हैं, कभी कभी ऐसा होता है 60 ड्रेस आ जाते हैं, 70 ड्रेस आ जाते हैं, तो हम लोग उनको मोटिवेट से करते हैं, हम लोग के हर एक इसके ऊपर हमने रखे हुए हैं आदमी, कि भैया ये मोटिवेशन के लिए आदमी रखा हुआ है कि ये काम ये करेगा, तो उसको बोलने का है कि वो बताता है उनको कि ये आज 30 ऑर्डर आए हैं, तो इसको ही अपन 40 ऑर्डर में कन्वर्ट करके, संडे को छुट्टी रहती है तो हम वो ऑर्डर संडे को बना लेते हैं, और 9 बजे सबकी छुट्टी हो जाती है, तो 12 बजे तक करवा के उनसे कर लेते हैं। थैंक यू निखिल, इट वाज अ वंडरफुल सेशन विद यू, आपने अपना प्रेशियस टाइम हमको दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
एंड लास्टली एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि हम भी एमबीए कर रहे हैं, हम भी सोचते हैं कि कभी हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो हमारे जैसे और कई एंटरप्रेन्योर्स को या और कोई प्रोफेशनल्स को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि हम अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर पाए या कुछ अच्छा कर पाए आगे? देखिए, जो आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है, जो आपको लग रहा है प्रोडक्ट हिट हो रहा है, तो आप वो कर सकते हो। आपको पैशन रहना पड़ेगा, आपको दूसरे से नहीं करना पड़ेगा कि भैया दूसरा कर रहा है तो मैं भी कर लूँ ये वो, आपको पैशन रहना भैया 24 घंटे आप उसके लिए रहना चाहिए अवेलेबल। अभी हमने ऑनलाइन का किया है, मेरे को रात को 2 बजे भी मैसेज आता है तो मैं 2 बजे भी रिप्लाई दे देता हूँ कि हाँ सर हमारे पास कुर्ता अवेलेबल है, मैं आपको मॉर्निंग में कैटलॉग अभी भेज दे रहा हूँ, मॉर्निंग में 12 बजे बताइए, आपका डिलीवरी ऑर्डर करके आपको भिजवा दूंगा। तो मेन मोटिव वही रहेगा कि जो भी काम कर रहे हो, अभी जैसे आप देखोगे केएफसी वाले की, केएफसी वाले ने 100 जनों को मतलब 100,000 बिजनेस किया उसने, उसको सफलता कब मिली? 65 साल की उम्र में। तो वही रहता है, आपको सफलता कभी भी मिल सकती है, आप ऐसा नहीं है किसी को पहले मिलती है किसी को बाद में मिलती है, तो कोशिश करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाए, कोशिश करते रहिए और आगे बढ़िए। एक और चीज आपने पेशेंस बोला, तो हाँ। पेशेंस जरूरी नहीं कि मतलब अगर आप में है तो सामने वाले में होगा, पेशेंस कितना सबसे जरूर मतलब क्या इंपॉर्टेंस है पेशेंस की अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो? देखिए, वो उसने जो केएफसी वाले की स्टोरी बताया मैंने, वो 7 ईयर की उम्र से काम कर रहा था और उसको 65 में मिली, तो पेशेंस सबसे जरूरी है, कब किसको सफलता मिलेगी वो तो कोई नहीं बता सकता है। तो ये चीज रहती है, आप पेशेंस से काम करिए तो आपका काम 100 है। आपने अपने एक बिजनेस को अगर 1000 डे दे दिए तो आपका बिजनेस सक्सेस होना ही है। कोई भी स्किल को आपने 1000 डे दे दिए तो आपका कोई भी चीज ऐसा नहीं है नहीं होगा, जो नहीं होगा वो मेरे पास आए, मैं उसको बताऊंगा कैसे नहीं होगा। थैंक यू सो मच निखिल, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर।